हेलो टू आवर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, ये जो वीडियो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारे उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी तक जिन बच्चों को ये लगता था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या और टॉपिक ऐसे हैं जो हमको अभी आगे पढ़ने रहेंगे, उन सबको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक मैंने पहले से ही यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस अपलोड करके रखा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में अपलोड करने के बाद में सेकेंड सेमेस्टर अपलोड करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर मैंने एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीटली स्टार्ट कर दिया है और मैंने कंप्लीट भी करवा दिया है अधिकतर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वहां पर टॉपिक हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे इस सेमेस्टर में, वो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं और कंप्लीट सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। राइट, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस लोड नहीं किया है तो फटाफट लोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कीजिए सुमित राणा बीएससी क्लासेस, या इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, जिस पे क्लिक करके आप लोड कर सकते हैं। वहां पर अपनी आईडी बनाइए और जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को वहां पर आप डाल दीजिए। अगर आप यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश वहां पर आ जाएगा, और आप अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अन्य कहीं राज्य के हैं तो आप वहां पर क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और पेड कोर्स में जाकर के आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा, कोर्सेज मिल जाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस हम लोग यहां पर देखेंगे इसके अंतर्गत, और इस सेमेस्टर के बाद में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर को भी तुरंत लॉन्च कर देंगे। और मैं एप्लीकेशन पे भी सेकेंड सेमेस्टर जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। तो अगर आप लोग अभी तक एप्लीकेशन लोड नहीं किए हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपने देखा एमएससी लेवल का है और मैंने कंप्लीट यहां पर पढ़ा दिया है। सेकेंड सेमेस्टर मैं लॉन्च कर रहा हूं जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री, टोटल बायोकेमिस्ट्री और आपका फिजियोलॉजी है सेकेंड सेमेस्टर। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अब हम लोगों को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर लॉन्च हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो आना शुरू हुआ था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द ही लागू की गई थी, जिस वजह से बहुत सारी वीडियोस छूटी हुई हैं या बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर नहीं हो पाए। ऊपर से कोविड भी परेशान कर रहा है। राइट, तो वो सब खत्म हो गया है धीरे धीरे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा और सेकेंड सेमेस्टर को हम लोग विधिवत तौर पर यूनिट बाय यूनिट लाइव क्लासेस के फॉर्म में एप्लीकेशन के ऊपर देखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लोड नहीं किया तो लोड कर लो। चलिए, हम लोग यहां पर जूलॉजी सिलेबस 2021-22 जो हमारा पैटर्न दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, राइट, बीएससी फर्स्ट ईयर में, और पहला जो सेमेस्टर हमारा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, जिसमें दो आपके पैटर्न होंगे, एक तो थ्योरी पेपर होता है, दूसरा प्रैक्टिकल होगा। जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर यह तय किया गया है कि एक थ्योरी पेपर होगा, दूसरा प्रैक्टिकल पेपर होगा। और जो थ्योरी पेपर हमारा यहां पर है वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। तो स्पेशली यहां पर हम लोग को कोशिकाओं के बारे में डिस्कस करना है कंप्लीट, और जेनेटिक्स का यहां पर पोस्टमार्टम करना है। भाई, अभी तक जो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में जेनेटिक्स पढ़ते थे, ठीक है, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स जो हमारा थर्ड पेपर था जूलॉजी में, उसके ऊपर की बातें यहां पर होने वाली हैं। एमएससी लेवल की बात यहां पर होगी। और इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनको हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ते थे, ठीक है, उनको फर्स्ट ईयर में लास्ट यूनिट में ही पढ़ना है। राइट, तो सिलेबस तो बहुत ब्रॉड बनाया गया है भाई साहब, और बहुत डेंजरस टाइप का बनाया गया, लेकिन आपको इसे 6 महीने में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि एक साल के पैटर्न में 2 सेमेस्टर आपको क्वालिफाई करने। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। और सारे कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है, ऐसा भी नहीं कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट आ जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है, तब जाकर के आप फर्स्ट सेमेस्टर क्वालिफाइड कर पाएंगे। और इसका क्या पैटर्न है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के रखा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर फर्स्ट सेमेस्टर आपको क्वालिफाइड करना है सेकंड सेमेस्टर में पहुंचने के लिए, तो कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या क्या चाहिए होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहां पर जो पहली यूनिट हमारी, अब टोटल यहां पर 8 यूनिट दी गई है। मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि टोटल 8 यूनिट यहां पर इंक्लूड करी गई हैं। टोटल 8 यूनिट इंक्लूड की गई भाई साहब, और इन सबको हम लोग को 6 महीने में पढ़ना है। समझ रहे हो, हाफ ईयर में पढ़ना है, और हाफ ईयर में सेकेंड सेमेस्टर पढ़ना है। जब सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस बताऊंगा ना भाई साहब, तो जमीन आसमान की तरफ पहुंच जाएगी और आसमान जमीन की तरफ आ जाएगा, ऐसा समझ लो, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है।
मैं कह रहा हूं ना, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, लेकिन यह है कि डिटेल्ड स्टडी बहुत कर दी गई है और हमको कम समय में ही उतना पढ़ना है। फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर इतना तो आपको बनता ही है। तो देखिए, पहली जो यूनिट यहां पर बच्चों दी गई है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल पार्ट 1। पहला पार्ट हमको यहां पर देखना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल पार्ट 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। तो देखिए, पहले तो आपको सेल के बारे में टोटल यहां पर पढ़ना ही पढ़ना है। सेल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कोशिका, जिसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो देखेंगे, सेल थ्योरी किसने दी, किस तरीके से यहां पर क्या है वो देखेंगे, टाइप ऑफ सेल के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जो कि हमारी एनिमल सेल इंपॉर्टेंट रहेगी, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन भी यहां पर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये भी हम लोग 2 पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, यहां पर मैंने आपको बताना है, सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए, यहां पर मैंने कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं लिखी हैं, लेकिन वो मुझे पढ़ानी है, शायद वो कुछ छूट गई हो, ठीक है, या कुछ ऐसी लिखी है जो नहीं भी पढ़ानी है, ठीक है, लेकिन वो मैं पढ़ाऊंगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेकेंड जो टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका का जो आउटर कवरिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना, और डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड डिटेल फंक्शन इसके बारे में देखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जितने भी मॉडल दिए गए वो सब हम लोगों को इसमें इंक्लूडेड है, राइट, और उनसे क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। थर्ड यहां पर जो पोर्शन अपन लोगों को पढ़ना है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें स्पेशली अपन लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन टारगेटिंग एंड शॉर्टिंग मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है कि भाई किस तरीके से कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है भाई, सेल के बाहर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इसके बारे में समझना है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कोशिका के अंदर कोई लिक्विड फॉर्म कैसे जा रहा है, और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, कोशिका के अंदर से लिक्विड फॉर्म बाहर कैसे जा रहा है, ये प्रोसेस को अपन लोगों को समझना है, ठीक है। इतना टॉपिक और इनसे कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कोशिका वाले चैप्टर में डिस्कस करने हैं। इसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट है ये भी सेल के ऊपर ही है, और लेकिन ये सेल के ऊपर पार्ट 2 कर दिया गया है, यानी कि कोशिका को हम 2 यूनिट में डिवाइड करेंगे। पहली यूनिट में सेल के बारे में देखेंगे, कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। यहां पर आपको साइटोस्केलेटन पढ़ना है, कोशिका का कंकाल, ठीक है, जिसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ने हैं, माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ने हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ने हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 फिलामेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, इसका बहुत बड़ा रोल है, राइट, इसके बारे में डिस्कस करना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसका फंक्शन देखना है, और इसमें एक स्ट्रक्चर या हम ये कह सकते हैं एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ना है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है। देखिए, क्रेब साइकिल और ईटीएस ये तब आपको समझ में आएगा जब ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ेंगे। तो साथ के साथ हम लोग ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस को भी यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लाइकोलिसिस पर प्रकाश डालेंगे तभी आप ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन समझ पाओगे और ईटीएस समझ पाओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल कैसे चल रही और उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे हो रहा है, ठीक है, उसमें कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। ये तो बात हो गई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। कुछ और सेल ऑर्गेनल है, लाइक जैसे कि पैराक्सीसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, इनके बारे में भी डिस्कस करना है। अच्छा, जो बुक दिया गया है या जो पैटर्न दिया गया है, जो भी ऑफिशियल डाला गया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर हैं तो वहां पर जो मैंने मॉडल पेपर जिस हिसाब से देखा है फर्स्ट सेमेस्टर का, उस हिसाब को देख करके लगता है कि कुछ एडिशनल चीजें यहां पर आपको और भी पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़नी है, अगर मेंशन नहीं की गई है तो वो पढ़ना पड़ेगी। तो पैराक्सीसोम, राइबोसोम दिया था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपका बनता है। मॉडल पेपर दे रहा है, हो सकता है कि एग्जाम में आए ना आए, कोई दिक्कत नहीं, ये हमको हजम हो जाने, क्योंकि पढ़ना तो है, सेल के अंदर का ही पोर्शन है तो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, छोड़ना कुछ नहीं है, राइट। मान लीजिए कि अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी से क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने तो पढ़ाया नहीं, आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं, मैं क्या लिख के आऊं, तो वो मुझे नहीं करना, मैं पढ़ाऊंगा यहां पर, ठीक है। तो इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो थर्ड यूनिट हमारी है
राइट। जो थर्ड यूनिट हमारी जिसका नाम है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। टोटल क्रोमोसोम्स के ऊपर बात करनी है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, उनकी बात करनी है। क्रोमोसोम्स का किस तरीके से सुपर कॉइलिंग हुआ है, डीएनए का किस तरीके से सुपर कॉइलिंग हुआ, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, सॉरी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे एंड फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जा रहा है, उनके न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करना है। एज वेल एज न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं एंड बेसिस कंपोनेंट्स कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए और आरएनए आपका यहां पर पाया जा रहा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका आपको केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है। दैट मीन्स केमिकल कंपोजिशन के बारे में हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, राइट, पेंटोज शुगर, राइट, और आपका फास्फोरिक एसिड, इन सबको हम लोग को डिस्कस करना है डिटेल में। देन उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और बेसिस कंपोजिशन क्या है, बेस कंपोजिशन क्या है इसका डीएनए और आरएनए का, वो देखेंगे। डीएनए सुपर कॉइलिंग, दैट मीन्स डीएनए किस तरीके से सुपर कॉइल करता है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है या किस तरीके से बनता है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैसा है। तो डीएनए सुपर कॉइलिंग करता है, फिर क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन होता है, देन उसके बाद में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए सुपर कॉइलिंग से लेकर के अपन लोग क्रोमोसोम्स तक की जर्नी यहां पर तय करेंगे, पढ़ेंगे किस तरीके से क्या बनता है, डिटेल में देखेंगे। और फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के प्रकार भी हम लोग देखेंगे। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा ना कि डिटेल्ड स्टडी यहां पर आप लोगों को करनी है भाई। जब तक डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आना है, राइट। थर्ड के बाद में जो हमारी फोर्थ यूनिट है, ये है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। इसका नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें सेल का डिवीजन पढ़ना है स्पेशली। तो पहला जो टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एंड एपोप्टोसिस। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और कोशिका चक्र के साथ साथ एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कोशिका डेथ भी कहते हैं, कोशिका डेथ इसको हिंदी में कहते हैं। एपोप्टोसिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कोई बहुत लॉन्ग क्वेश्चन इस पे नहीं बनता है आपका, क्या है प्रोसेस उसको समझना है, राइट। तो सेल साइकिल के बारे में समझना है, ये डिटेल्ड में समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आ भी सकता नहीं भी सकता, 1.5 नंबर में आएगा, 1.5 नंबर में आएगा, ठीक है। सेकंड जो यहां पर पढ़ना है वो है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में आपको 2 डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, एक तो माइटोसिस पढ़ना है, दूसरा मियोसिस पढ़ना है, जो कि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 11, 12, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो सेल डिवीजन के बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। थर्ड पोर्शन जो हम लोग यहां पर डिस्कस करना है वो है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन में सेल सरफेस रिसेप्टर देखना है। कोशिका के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, या डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके बारे में समझना है। और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, यानी कि दो कोशिकाओं के बीच किस तरीके से सिग्नल दिया जा रहा है, राइट। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब बीच में, सेलुलर मतलब कोशिका, 2 कोशिकाओं के बीच में किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर समझेंगे कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग किस तरीके से हो रही। मान लो किसी एक सेल के अंदर इंफेक्शन हुआ है, मीन्स हमारी सेल्स तो बिलियंस फॉर्म में बनी हुई है ना, कोई एक सेल है उसके आसपास बहुत सारी सेल्स पाई जा रही, एक सेल में कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया, तो वो सेल वायरस बैक्टीरिया क्या कर लेगा, उस सेल को हैक कर लेता है या उसको डैमेज कर देता है, नष्ट कर देता है। अब आसपास की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका मान लो किसी कोशिका के अंदर मान लो एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या हुआ, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और आसपास भी सेल्स पाई जा रही हैं। इस सेल में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, ये सेल तो डेड होगी, लेकिन ये सेल एक काम कर जाती है। ये सेल क्या करेगी, कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस कर देती है, जिससे ये आसपास के क्षेत्र में जो कोशिकाएं पाई जा रही उनको सिग्नल पहुंचा देती है कि भाई साहब देखो मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मुझे किसी ने हैक कर लिया है, मैं मर रही हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को जो है यहां पर एक सुविधा ये दे रही हूं, एक सूचना ये पहुंचा रही हूं कि तुम लोग अपना प्रोटेक्शन कर लो, अपना बचाव कर लो। तो वो कोशिकाएं अपना बचाव कर लेती हैं। तो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग किस तरीके से 2 कोशिकाओं के बीच सिग्नल किस तरीके से दिया जा रहा है
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पोर्शन हमारा है सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो कोशिकाओं के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, दैट मीन सेल एडिशन, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से हो रहे हैं और सेलुलर जंक्शन किस तरीके से बन रहा है, उसको समझना है। ठीक है, यूनिट 4 में कुछ ऐसे यहां पर टॉपिक है जो बहुत डिटेल्ड में दिए गए हैं और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हम लोग उनको डिस्कस करें। समय रहते देख लेंगे, नहीं रहा कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा इससे वो मैं पढ़ाऊंगा। सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनना ही बनना है, आएगा पक्का, 100% श्योर आएगा इस एग्जाम में। सेल डिवीजन से और सेल साइकिल से क्वेश्चन तो आना ही आना है। सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन से तो भी आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है और है भी, मैं दोनों पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता आए, हो सकता ना आए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैटर्न है, क्या पता कैसा क्या क्वेश्चन कहां बना दे, है ना। तो खैर वो बात नहीं, फिलहाल तो एक ही अब झंडे के नीचे आ गए और ये सिलेबस पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर का, उनका सिलेबस इस तरीके का है। मैं सेकेंड सेमेस्टर जल्दी लॉन्च करने वाला हूं और जल्द ही उसका मैं सिलेबस आप लोगों के बीच लाऊंगा, तो बने रहिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का वीडियो पढ़ते ही मैं सेकेंड सेमेस्टर लॉन्च भी कर दूंगा और एप्लीकेशन पे उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिफ्थ यूनिट की अगर अपन लोग बात करें तो फिफ्थ यूनिट पूरी हमारी जेनेटिक्स के ऊपर गई है। ठीक है, फिफ्थ सिक्स यूनिट हमारी जेनेटिक्स पे चलेगी, मॉडर्न जेनेटिक्स। फिफ्थ यूनिट तो हमारी एंसेंट जेनेटिक्स इसमें थोड़ा पढ़ेंगे, देन उसके बाद में मॉडर्न जेनेटिक्स आ जाएगा। तो जेनेटिक्स क्या है, इसका ओवरव्यू देखेंगे पूरा हम लोग, आनुवांशिकता या आनुवांशिकी क्या है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हेरिडिटी के आधार पर, उसके बारे में समझना है। जैसे इसमें मेंडल्स लॉ के बारे में देखना है, ठीक है, मेंडल ने जो नियम दिए उनके बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, मेंडल्स लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद में यहां पर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और कुछ यहां पर क्लिनिकल एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि पेनिट्रेंस क्या होता है, एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। ठीक है, इस पे भी चर्चा करना है। और इसमें हम लोग क्रोमोसोमल जो हमारा लिंग निर्धारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन आपका आता है जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम के अंतर्गत। तो जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम क्या होता है ये मैंने पढ़ाया हुआ है एप्लीकेशन पर, राइट, और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, उसके बाद में एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में भी 4 सिस्टम वहां पर दिए गए, 4-5, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ाए हैं, राइट। और इन्वायरमेंटल दैट मींस वातावरण के आधार पर सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है पहले तो वही हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब लिंग का निर्धारित होना कि पेरेंट से होने वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगी, उसके बारे में डिस्कस करना। और फिर हम लोग यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलोनोगैस्टर एक फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, एक मक्खी है, जिसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ना है कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता, कि मेल ड्रोसोफिला फीमेल ड्रोसोफिला कैसे होगी। ठीक है, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, हम लोगों में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, राइट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग यहां पर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मतलब लिंग सहलग्न लक्षणों के बारे में देखेंगे। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के बारे में यहां पर देखेंगे। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कुछ ऐसी डिजीजेस भी हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर जो है वो यूनिट 5 में देखेंगे, और यूनिट 2 में हम लोग सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर से जो डिजीज ट्रांसमिट होती है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उनको डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 6 जो हमारी है ये भी जेनेटिक्स का ही पोर्शन है, बट यहां पर हम लोग एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म एंड जीन एंड एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सटेंशंस क्या क्या है, देखिए एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म में हम लोग यहां पर मल्टीपल एलील्स पढ़ेंगे। ये थोड़ी मॉडर्न जेनेटिक्स आ गई, वो एंसेंट जेनेटिक्स थी, ये मॉडर्न जेनेटिक्स है। वहां पर मेंडल्स का ही सब कुछ पढ़ेंगे, मेंडल ने जो दिया वो पढ़ेंगे, लेकिन मेंडल ने जो दिया वो 100% श्योर या 100% प्योर बात नहीं थी, उसके कुछ एक्सेप्शन है,
और उन एक्सेप्शंस को हम लोग यूनिट 6 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, जैसे कि मल्टीपल एलील्स। और मल्टीपल एलील्स का एक बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, तो ये भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन में इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, ए बी वाला है, ओ वाला है, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले बंदे पाए जा रहे हैं, पर्सन्स पाए जा रहे हैं, लेकिन पर्सन तो ह्यूमन ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये कैसे है भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल, वो समझेंगे। और यहां पर हम लोग RH फैक्टर के बारे में देखेंगे। RH एंटीजन या RH फैक्टर क्या होती है, और इसमें एक डिजीज होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे जीन इंटरैक्शन। जीन इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, ये मॉडर्न जेनेटिक्स के अंतर्गत आएगी। मैंने इस पर डिटेल में पढ़ाना है, जीन इंटरेक्शन क्या होता है डिटेल में पढ़ाना है। और ज्वाइन करिए बच्चों, बहुत बेनिफिट होने वाला है, सच बता रहा हूं कि कॉलेज में तो शायद पढ़ाएंगे ही आपके सर, और नहीं भी अगर पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए हमारा कोर्स बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अभी जिन बच्चों को ये शिकायत है कि सर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाया, ये नहीं करा पाया, वो नहीं करा पाया, तो भैया एक बात मैं आपको बता दूं कि हर चीज की शुरुआत होती है 2020 में ही। अभी एजुकेशन पॉलिसी आई, 21 तक लागू हुई और पेपर आ गए आपके, देख लो पेपर आ गए आपके, है ना। 20 में ये आ गई थी, 21 लास्ट तक लागू की गई और 22 में एग्जाम आ गए आपके। तो आप समझिए यार कि इतने कम समय में इतने ब्रॉड सिलेबस को कोई नहीं पूरा करा पा रहा है। कॉलेज वाले तो ध्वस्त हो गए, उन्होंने तो मतलब छोड़ ही दिया। वो तो कह रहे ठीक जैसे पास हो जाना, नहीं तो गवर्नमेंट से क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रमोट कर देगी। लेकिन जैसे सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, हर एक टॉपिक, हर एक जो है ना, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, वो मैंने लिमिटेड पढ़ाया है, लेकिन इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल में पढ़ाया है। लिमिटेड है, इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड स्टडी है, ऐसा नहीं कि मैंने डिटेल में नहीं, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर। और सेकंड सेमेस्टर के लिए तो टाइम ही टाइम मिल रहा है भाई, मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, जल्दी लॉन्च करने वाला हूं सेकंड सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। और उसको हम लोग विधिवत तौर से अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, तब जाकर के हम लोग कवर कर पाएंगे अपने पूरे सिलेबस को। 8 यूनिट वहां पर भी पढ़नी है, और बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है। अब आप समझ लीजिए, वहां पर पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है आपको, रेस्पिरेशन पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, राइट, सर्कुलेशन पढ़ना है, मसल्स पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब पढ़ना है डिटेल में, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर देख ले, फिर सेकंड सेमेस्टर डिस्कस करेंगे। चलो, सेकंड जो आपको यहां पर डिस्कस करना है वो है द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी। सेक्स और हेरिडिटी के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स जो सेक्स है, मेल फीमेल या जो पेरेंट्स हैं, उनसे जो कुछ ये हम कह सकते हैं इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी के माध्यम से कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, वंशागत हो रहे हैं। कैसे, जैसे कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या होते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कुछ ऐसे कैरेक्टर जो स्पेसिफिक हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो लिमिटेड ही ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या पेरेंट से या मेल टू मेल जाते हैं या फीमेल टू फीमेल जाती हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर, मेल टू मेल पॉसिबल है, मेल टू फीमेल नहीं, फीमेल टू फीमेल नहीं, फीमेल टू मेल तो पॉसिबल है लेकिन फीमेल टू फीमेल पॉसिबल है, फीमेल टू मेल पॉसिबल है, बट कुछ ऐसे लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं जो मेल टू मेल जाते हैं, उनको देखना है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है उसको समझना है, एंटीसिपेशन समझना है। और यहां पर 2 डिजीज भी हम लोगों को डिस्कस कर दिए, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, एग्जाम में आ सकता है ना। हीमोफीलिया क्या है और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डिजीज है 2 आपकी। थर्ड पॉइंट आपको यहां पर पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहने का मतलब, अभी तक हम लोग इनहेरिटेंस देख रहे थे कि डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और जीन जो है वो न्यूक्लियस में है, डीएनए में है, जीन जो है डीएनए में है और डीएनए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस से क्या होता था, कैरेक्टर ट्रांसमिट होते थे। लेकिन यहां पर मॉडर्न जेनेटिक्स में अपन लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर 2 आपके सेल ऑर्गेनल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट, राइट, और एनिमल के केस में आप क्या देखेंगे, एनिमल के केस में आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो प्लांट और एनिमल में जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है उसके अंदर खुद का डीएनए होता है।
खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद का प्रोटीन होते हैं, खुद के जीन होते हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो साइटोप्लाज्म से क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किस तरीके से हो रहा है वो समझना है। जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, जो जेनेटिक लेवल पर मैटरनल इफेक्ट होता है या मैटरनल इफेक्ट आता है वो देखना है। और इसी के साथ साथ यहां पर इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरमेंट, जीन और एनवायरमेंट जो है इनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, एनवायरमेंट के कंडीशंस के आधार पर जीन कैसे हो सकते हैं, लाइक म्यूटेशन वगैरह यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ चेंजेस यहां पर होंगे उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये तो यूनिट 6 हो गया। यूनिट 7 की बात करें तो यहां पर कुछ और एडवांस आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहां पर ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करना है और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करना, कुछ यहां पर इनहेरिटेंस लेवल पर भी क्रोमोसोम्स का ही देखना है, जैसे एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी किस तरीके से होता है वो देखना है, ठीक है। मतलब ये सुगुणिता असुगुणिता, ये क्रोमोसोम्स के नंबर का बढ़ना, एबर्शन वगैरह, ये सब देखेंगे, डिटेल में देखेंगे भाई। तो ह्यूमन कैरियोटाइप देखेंगे, ह्यूमन का कैरियोटाइप कैसा है, ठीक, क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो देखना है। सेकंड यहाँ पर क्रोमोसोमल एनोमलीज देखना है, लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना है क्रोमोसोम्स का, क्रोमोसोम एनोमलीज का, और न्यूमेरिकल एबर्शन देखना है। न्यूमेरिकल एबर्शन में वही आपका यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी आता है, क्रोमोसोम्स का बढ़ना घटना, राइट, नंबर का बढ़ना घटना। एंड म्यूटेशन, म्यूटेशन एक टॉपिक है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैंने मॉडल पेपर देखे हैं, कुछ बुक्स देखी हैं, वहां पर ये है, तो म्यूटेशन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं इसको, पढ़ लेंगे, क्या जाएगा यार, कुछ खराबी थोड़ी ना म्यूटेशन पढ़ने में, तो अच्छी बात है, नॉलेज मिल जाएगा हमको, एमएससी लेवल का है थोड़ा सा। एंड थर्ड पोर्शन हमारा है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज, कुछ ह्यूमन डिजीजेस का पैटर्न भी आप लोगों को पढ़ना है जो इनहेरिटेट होता है, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर में देखना है, लिंकेज में देखना है, कुछ एल्केप्टोन्यूरिया है, ठीक है, ये भी डिजीज एक होती है। बहुत सारी डिजीजेज हैं जो क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत। मैंने बोला ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी हैं, लेकिन उनको पढ़ना है, और कुछ ऐसी चीजें मेंशन कर दी जिनको नहीं भी पढ़ना है। तो पढ़ना भी है, नहीं भी पढ़ना, लेकिन पढ़ेंगे सब, मैं दोनों बात बोल रहा हूं, पढ़ना भी है, नहीं भी पढ़ना है, पढ़ेंगे सब, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तो छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स, जिसमें पेडिग्री एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ सिंबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ सिंबल बनाए जाते हैं, उन सिंबल्स के आधार पर हम ये बायोलॉजिकल फॉर्म में हम ये कहेंगे कि कुछ सिंबल्स बनाए, और उन सिंबल्स को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मान लो सर्कल बना है तो ये मेल है या फीमेल है, रेक्टेंगल है मेल फीमेल है, सर्कल कलर्ड फॉर्म में है तो ये डिजीज होगा, आधा है तो कैरियर होगा। इस तरीके से कुछ सिंबल है, उन सिंबल्स को समझना है और उनके इनहेरिटेंस को देखना है कि उस सिंबल्स के लेवल पर अगर इनहेरिटेंस आ जाता है लिखने के लिए तो वो कैसे होगा, तो वो पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। एक्चुअल में 11th 12th में आप लोगों ने इसको डिस्कस भी किया, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे जिससे दिमाग खराब हो जाए, बस थोड़ा सा डिटेल जाएंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर, राइट। इसके बाद हमारी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 8, जो कि आपका इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से यहां पर रखी गई है, और इस यूनिट के अंतर्गत हम लोग इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो रोग को फैलाते हैं, इनके बारे में इंट्रोड्यूस होंगे, इनके बारे में जानेंगे, और कुछ हम लोग यहां पर लाभ लेंगे, इनको जान करके अपने दैनिक जीवन में भी उतारेंगे कि भाई इनसे हमें ऐसे बचना है, सुरक्षित रहना है। तो वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं, बस वायरस क्या होते हैं, रोगों कैसे फैलाते हैं वो जानना है। बैक्टीरिया क्या है, रोग कैसे फैलाता है, कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। फंगस क्या है या फंजाई क्या है, प्रोटोजोन से कौन कौन से रोग होते हैं, वॉर्म से, कुछ ऐसे वॉर्म है जिनसे रोग होते हैं, उनके बारे में देखना है। और ये जो यहाँ पर मैंने फंजाई, प्रोटोजोन्स और वॉर्म जो लिखे हैं, इनसे कुछ और डिजीजेज होते हैं, जैसे सेकंड टॉपिक में अपन लोग स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज, कॉजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट्स, कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। जो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह करके उनसे लाभ लेते हैं और उनको बदले में हानि पहुंचाते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई एक पैरासाइट मान लेते हैं, एस्केरिस मान लो, एस्केरिस या टीनिया सोलियम मान लो कि हमारे बॉडी में है, और वो इंटेस्टाइन में रह रहा है, हम जो भी खाना पीना खाएंगे वो खा लेता है, बदले में वो क्या कर रहा है कि हमको भूख नहीं लगने देता है, ठीक है। जो हम खाते हैं वो सब हमारा टीनिया सोलियम खा जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर ही है।
अपनी जनरेशन बढ़ा रहा है, भूख नहीं लग रही, जब भूख नहीं लगेगी तो कमजोरी आएगी भाई, तो फिर क्या होगा, एट लास्ट डेथ ही हो जाती है। तो पैरासाइट जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और बदले में उस ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, सीधी बात है, ठीक है। तो सिम्टम एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट्स कुछ देखने, जैसे ट्रिपेनोसोमा के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, अमीबा इसके बारे में पढ़ना है, और वुचरेरिया ब्रैंकाफ्ट्राई, ये यहाँ पर थर्ड ईयर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते थे, लेकिन इसके यहाँ पर लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है, पैथोजेनिसिटी कैसे हो रही है, डिजीज कैसे कॉज हो रहा है, सिम्टम्स क्या आ रहे हैं इनके कॉज होने पर या इनके होने पर, और सबसे इंपॉर्टेंट हम कैसे कंट्रोल करेंगे इन पैरासाइट्स को, ठीक है, कि हमें ना हो। तो ये 8 यूनिट बच्चों यहां पर मैंने कंप्लीटली आप लोगों को बताई है। पहली 8वीं यूनिट में हम लोगों ने इन्फेक्शियस डिजीज देखना है, 7th यूनिट में हम लोगों को ह्यूमन क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देखना है, 6th यूनिट में एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म, जीन एंड एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करना है, राइट, जीन एंड एनवायरमेंट के बारे में डिस्कस करना है। देन 5th यूनिट में हम लोगों को मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करना है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल सिग्नलिंग 4th यूनिट में डिस्कस करना है, 3rd यूनिट में न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है, 2nd यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पार्ट 2, और 1st यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करना है बच्चों, ठीक है। और ये कंप्लीट 8 यूनिट मिल करके हमारा पहला सेमेस्टर बनाती हैं, और पहला सेमेस्टर का जो थ्योरी पेपर जाता है वो आपका जाता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा पहले सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर समझ में आया होगा, और जितना यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस एंड बहुत सारी यूनिट्स मैंने कंप्लीट कराई हुई हैं आपके एप्लीकेशन पर। अभी तक अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन लोड नहीं किया है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, यहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, और लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को लोड कर लीजिए अपने सुमित राणा बीएससी क्लासेस को, वहां पर अपना आईडी बना लीजिए और कोर्स को परचेस करके एंजॉय कीजिए, बेनिफिट लीजिए, लाभ लीजिए बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद मैं सिलेबस आपका लॉन्च करूंगा सेकेंड सेमेस्टर का, और लॉन्च करने से पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए वेट करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।